Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the news super analysis for 5th of March. Now, first of all, let's understand क्या हमें कौन कौन सा न्यूज को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सब रेजिलिएंट क्रॉप्स जो कि क्लाइमेट चेंज की खास कंडीशन के अंदर काम आ सकते हैं और इन क्रॉप्स को IARI नाम की एक बॉडी है वो इसको बना रही है. तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे. सेकंड विल टॉक अबाउट यूरोपा. यूरोपा एक मून है जो कि जुपिटर के आसपास रिवॉल्व करता है. तो यूरोप जो बेसिकली यूरोपा है वो जुपिटर का मून है. इसके आसपास हमें एक टाइप का स्पेसक्राफ्ट भेजने की कोशिश कर रहे हैं. नासा जो है उसका एक मिशन है जो कि प्लान किया जा रहा है. इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम समझेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट सोलर ट्री. सोलर ट्री क्या होता है, रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्यों है और इंडिया के अंदर कहां पे सोलर ट्री प्रेजेंट है, वो सब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट मेघालय. मेघालय ने रिसेंटली सीबीआई को जो यहां पर अपना कंसेंट प्रोवाइड किया था उसको रिसेंटली विड्रॉ कर लिया गया. तो क्या इसका मतलब क्या होता है कंसेंट विड्रॉ करने का और एक्जैक्टली सीबीआई की वर्किंग किस तरीके से काम करती है, हर एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. इट इज अबाउट IARI. ठीक है, और ये किस तरीके से जो डिफरेंट टाइप के रेजिलिएंट क्रॉप्स वगैरह है उसको यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है. नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज IARI. ये एक टाइप की बॉडी है. इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. एक टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए और एग्रीकल्चर को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए काफी सारी डिफरेंट टाइप के काम करती रहती है. नो व्हाट हैपेंड इज रिसेंटली कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस पर्टिकुलर बॉडी ने अराउंड 15,000 ऐसे जर्म प्लाज्म को यहां पर सेलेक्ट किया है जो कि दो क्रॉप्स के हैं, राइस को और व्हीट को, जो कि क्लाइमेट चेंज अगर होता है कल को और जो कंडीशंस काफी ज्यादा हार्श हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी इन सारे के सारे क्रॉप्स को यहां पर उगाया जा सकता है. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज अ जर्म प्लाज्म. देखिए, जर्म प्लाज्म एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर या फिर जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ जर्म प्लाज्म. सिंपल वर्ड्स में. ठीक है ना, अगर प्लांट को अगर आप देखेंगे तो प्लांट के लिए उनका जेनेटिक मटेरियल जो मटेरियल होता है कहां प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द सीड्स. दैट इज व्हाई जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो उनका सीड्स होता है दे आर द जर्म प्लाज्म. तो राइस और व्हीट के अराउंड 15,000 से ज्यादा डिफरेंट वैरायटी के ऐसे जर्म प्लाज्म को इन्होंने ऐसे चूज किया है, IARI ने चूज किया है, जो कि क्लाइमेट चेंज होने के मतलब कंडीशन में हमारे लिए काम आ सकते हैं. एम क्या है, एम ये है कि इन पर्टिकुलर जितने भी जो 15,000 ऐसे वैरायटीज को चूज किया गया है उनको इस तरीके से डेवलप करना है कि ये टॉलरेंट हो सके फ्लड्स के लिए, ड्रॉट के लिए, हीट वेव्स के लिए एंड डिजीज के लिए. किसी भी टाइप की अगर कोई डिजीज आता है, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं, जो कि हमें पता है कि आगे जाकर क्लाइमेट चेंज होगा तो अलग अलग टाइप के मतलब फ्लड्स आएंगे, ड्रॉट्स आएंगे, राइट, हीट वेव्स आएंगे. तो इन सबसे बचने के लिए हम अभी से ही अपने फूड सिक्योरिटी को संभालने के लिए हमारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर काम कर रही है. नाउ देखिए, आपको ध्यान रखना है जो दो मेन क्रॉप जो चूज किए गए हैं राइस एंड व्हीट. राइस और व्हीट को ही क्यों चूज किया गया है, बिकॉज हम जानते हैं इंडिया और जितने भी साउथ एशिया का जो पार्ट है उसके अंदर जो स्टेबल फूड है दे आर राइस एंड व्हीट ओनली. मतलब चावल और गेहूं, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा खाई जाती है. दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अच्छे वैरायटीज जो है, इनके जो स्ट्रॉन्ग वैरायटीज है उनको हम पहले ही साइड रख लें. ऑलराइट, देखिए, देयर इज अ बॉडी इन इंडिया दैट इज कॉल्ड एज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, NBPGR, जो कि दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है. व्हाट हैपेंस इज ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ना, ये अपने पास बहुत सारे सीड्स वगैरह को कलेक्ट करके रखती है. तो ये सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जो कि जेनेटिकली काफी ज्यादा मॉडिफाइड होते हैं, या फिर देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड भी होते हैं और साथ साथ जो होते हैं ये काफी ज्यादा मतलब रेजिस्टेंट होते हैं. रेजिस्टेंट मतलब किसी भी टाइप के जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीमिटीज है उसका इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है. नाउ समझने वाली बात यह है कि जितने भी ये रेजिस्टेंस वगैरह होती है सब नेचुरल होते हैं. मतलब बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि नेचुरली उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन आते हैं, कुछ ऐसा एवोल्यूशन वगैरह आता है जिसके कारण उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो उन सारे के सारे सीड्स को प्रॉपर्ली लेकर के कलेक्ट करके जमा करना वो इस पर्टिकुलर बॉडी का मेन काम है. ठीक है, अब ये जो बॉडी हमारी IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारे DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है और इसके थ्रू क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के क्रॉप की वैरायटीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट हो गया. आई होप आप इसी को समझ गया. नाउ देखिए, ये जो जीन बैंक है हमारा जो कि दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर अराउंड 4 लाख से ज्यादा सीड्स ऑलरेडी यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं. हमने यहां पर कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि कल को अगर क्लाइमेट चेंज के कारण सिचुएशन खराब होती है और हमारे फूड सिक्योरिटी के ऊपर अगर बात आती है तो हम इस पर्टिकुलर सीड्स को यहां पर यूज कर सके और इन सीड्स को यूज करके डेवलप करके हम ऐसे क्रॉप्स को उगा सके जो कि आगे जाकर क्लाइमेट रेजिस्टेंट होने वाले हैं. मतलब ड्रॉट का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिमिलरली हीट वेव का नहीं पड़ेगा. राइट, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के आने वाली है उन सब चीजों को, उन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर हम आज ही उसके लिए सीड्स वगैरह को रेडी कर रहे हैं. सिमिलरली देखिए, इंडिया के अंदर टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है, जस्ट आपको ध्यान रखना है, और हर एक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स को ध्यान में रखते हुए इन सीड्स को यहाँ पर चूज किया जा रहा है. ठीक है, मतलब अलग अलग वैरायटी के सीड्स को यहाँ पर चूज किया जा रहा है. तो इस पर्टिकुलर इमेज को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कौन कौन से हमारे यहाँ पर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है. पॉइंट इज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि इनकी नेम्स क्या है, इनके नेम्स आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि टोटल इंडिया को 15 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, 15 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ये 15 जो है इंडिया के जो एग्रीकल्चर के बेसिस पे जो मतलब डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स है. जैसे नंबर 1 जो है इन सब में एक टाइप के क्रॉप्स यहाँ पर उग सकते हैं, फिर नंबर 2 के अंदर एक टाइप के क्रॉप्स उग सकते हैं, नंबर 3 के अंदर एक टाइप के, नंबर 4 टाइप में एक टाइप के, नंबर 5 में एक टाइप के. ठीक है, इस तरीके से. तो इसे कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. जस्ट रिमेंबर कि इंडिया के अंदर टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है. अब देखिए, जब एक बार हमने बहुत सारी सीड्स वगैरह अगर हमने इकट्ठा कर ली, सीड्स हमने बहुत
बहुत सारी कलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर सीड को ब्रीडिंग कराएंगे। ब्रीडिंग का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सीड को डेवलप करके प्लांट का फॉर्मेशन भी तो मतलब देना होगा ना, राइट। हम सीड को तो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो सीड को प्लांट के फॉर्म में कंज्यूम करना मतलब डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग। और इस ब्रीडिंग को कराने के लिए जो IARI नाम की जो बॉडी है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसका नाम है मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। देखिए इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के मतलब जो डिटेल है उसके अंदर जाने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड चीज, ये टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए एक्जैक्टली काम आ रही है। जस्ट रिमेंबर मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये ऐसे टाइप की सीड की वैरायटीज को प्लांट के अंदर डेवलप करने के लिए काम आएगी, जो कि काफी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, नेचुरली मॉडिफाइड है, मतलब नेचुरली भी मॉडिफाइड है, और साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली क्लाइमेट चेंज से हमें फाइट करने के लिए, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इस टाइप के सीड्स वगैरह सब प्रेजेंट है। नाउ देखिए हमने देखा एक तो ये फ्लड से बचाएंगे, ड्रॉट से बचाएंगे, हीट वेव से बचाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिफरेंट टाइप के डिजीज वगैरह जो राइस एंड व्हीट के अंदर लगती है ना, उन सारी डिजीज से भी बचाएंगे, बिकॉज हो सकता है कि आगे जब क्लाइमेट चेंज हो तो जो ये डिजीज वगैरह है ये सब आगे जाकर और ज्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, तो इन सब चीजों को फाइट करने के लिए हमने आज ही अपने आप को रेडी कर लिया है। तो ये जो राइस और व्हीट होता है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे जो कॉमन डिजीज होता है ना, मतलब जो राइस के लिए होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज शीट ब्लाइट डिजीज। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, तो शीट ब्लाइट डिजीज होता है वो राइस के अंदर होता है। सिमिलरली बहुत सारे बैक्टीरियल ब्लास्ट डिजीज होता है, ये भी यहाँ पे राइस के अंदर होता है। ये सब डिजीज ऐसे हैं जो कि राइस एंड व्हीट को यहाँ पर पकड़ते हैं, और इनसे फाइट करने के लिए हमने आज ही इस पर्टिकुलर चीज को जेनेटिकली मतलब मॉडिफाई कर दिया, ताकि आगे जाकर ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरियाज हैं और ये जो डिजीज हैं ये लोग राइस या व्हीट को नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली देखिए बोला जा रहा है कि अभी जो पर्टिकुलर एक जो सीड है, यानी कि जितने भी सीड्स यहाँ पे जो 4 लाख के आसपास जो हमने सीड रखे हुए हैं, एक सीड को पूरी तरीके से डेवलप करके, एक वैरायटी को पूरी तरीके से डेवलप मतलब सीड को डेवलप करके प्लांट में फॉर्म होने में टोटल 3 से 5 साल लगेंगे। मतलब हमें आज से स्टार्ट करना होगा इस पर्टिकुलर चीजों को, प्लांट को रेडी करके रखना होगा। लेकिन अगर आप जो हमारे पिछले मेथड्स वगैरह होते थे, मतलब जो देखिए जो हम राइट नाउ मेथड यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। बट इससे पहले जो हमारे प्रीवियस जो मेथड्स थे उन सबको अगर हम यूज करते तो हमें एक पर्टिकुलर सीड को प्लांट के अंदर डेवलप करने में कम से कम 10 साल लगता। तो कंपैरेटिवली उससे तो हम काफी बेटर तरीके से काम कर रहे हैं, जहां पर हम सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर एक पर्टिकुलर जो हमारा सीड है उसको प्लांट के अंदर पूरी तरीके से डेवलप कर पा रहे हैं। अब देखिए 3 डिफरेंट टाइप के ऐसे डिजीज रेजिस्टेंस मतलब राइस मतलब वगैरह बनाए गए हैं। देखिए देयर इज बासमती। बासमती आप जानते हैं राइस का बेस्ट क्वालिटी को बासमती बेसिकली रेफर किया जाता है, मतलब बोला जाता है, ठीक है, बासमती को। सो बासमती राइस के यहाँ पर 3 हमने ऐसे वैरायटीज बनाए हैं, तीनों ही वैरायटीज जो हैं वो डिजीज रेजिस्टेंट है। फर्स्ट का नाम है PB1847, सेकंड इज PB1886 एंड थर्ड इज PB1885। द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स इज कि PB1847, 1886, 886 एंड 1885 ये तीनों किस चीज की वैरायटीज हैं। जस्ट रिमेंबर दीस 3 दे आर वैरायटीज ऑफ राइस। और बेसिकली अगर आपसे वैसे पूछा जाए, मतलब पर्टिकुलरली पूछा जाए, तो ये बासमती राइस की तीनों वैरायटीज हैं जो कि आगे जाकर किसी भी टाइप की डिजीज से फाइट कर सकती है, और इन पर्टिकुलर जो प्लांट्स वगैरह है इनके अंदर कोई भी डिजीज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप इन चीजों को समझ रहे हैं। सिमिलरली देखिए आप जानते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर काम करता है, इसलिए ये जितना भी प्रोजेक्ट है उन सबको फंडिंग यही प्रोवाइड कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकंड चीज, जब ये सीड यहाँ पर पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद इन सीड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब एक सीड को मतलब मल्टीप्लाई करके 2 सीड्स फिर 4 सीड्स, ये मल्टीप्लाई करने के लिए इनको प्राइवेट सेक्टर की डिफरेंट सीड कंपनीज वगैरह को दिया जाएगा, जो कि ये कंपनी से करेंगी एक सीड को पकड़ के उसका जेनेटिकली जो भी मतलब उसके जीन्स वगैरह हैं, जो भी उसकी मतलब जीनोमिक सीक्वेंसिंग है उसको देख करके डिफरेंट सीड्स बनाएगी। मतलब एक सीड आप उनको प्रोवाइड करोगे एक मॉडल की तरह, और उस एक सीड को मतलब पकड़ के वो थाउजेंड्स ऑफ सीड्स बना देंगे। क्या होगा इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर सीड जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ऐसे 1000 से ज्यादा सीड्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाएंगे, और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो सप्लाई है इस पर्टिकुलर सीड्स की वो हम काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली जो व्हीट है, यहां तक तो हम बात कर रहे थे राइस के बारे में, सिमिलरली जो व्हीट है उसके लिए भी ये जो नेशनल बैंक है, जो जीन बैंक है जो कि दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, वो भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के काम कर रहा है। और व्हीट की भी हमने बहुत सारी ऐसे वैरायटीज हमने ऑलरेडी ढूंढ ली है जो कि डिफरेंट, अगर क्लाइमेट चेंज होता भी है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर भी हम व्हीट को भी यहां पर काम कर सकते हैं। देखिए समझिए, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने टोटल ऐसे 17 ऐसे वैरायटीज मतलब ऐसे क्रॉप के वैरायटीज ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज की हार्श कंडीशन आने पे वो काम आ सकते हैं। जिसमें से टोटल 8 कंडीशंस मतलब 8 जो वैरायटीज है वो राइस की है, 4 वैरायटीज व्हीट की है और 2 वैरायटीज मेज की है, और इसके अलावा जो बाकी जो वैरायटीज बच गई वो सब बाकी प्लांट्स वगैरह की। तो जस्ट रिमेंबर की टॉप 3 है, और टॉप 3 में भी आपको फर्स्ट डेफिनेटली याद रखना है कि राइस की मैक्सिमम नंबर ऑफ वैरायटीज हम रेडी कर रहे हैं, उसके अलावा वी हैव व्हीट एंड वी हैव मेज, उसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसकी हम एक एक वैरायटीज वगैरह हम देख रहे हैं। ऑलराइट, देखिए जितने भी सीड्स वगैरह होंगी उसमें कुछ चीजें जो है वो कॉमन होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होने वाला है वो काफी ज्यादा होने वाला है, बिकॉज देखिए कल को अगर फूड सिक्योरिटी हो जाता है और अगर हर एक पर्सन को कम कम भी खाना मिलता है तो उस कम खाने से भी उसको इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल सके, ये हमारा मेन एम है। सेकंड चीज, जितने भी सीड्स वगैरह होंगे दे विल बी डिजीज रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको पीछे बताया शीट ब्लाइट डिजीज जो है या फिर डिफरेंट टाइप के डिजीज हैं, वो सब डिजीज राइस या व्हीट के अंदर नहीं आने चाहिए, ये भी यहाँ का मेन एम है। और थर्ड चीज एक टाइप का अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस है। अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वी हैव रेनफॉल, वी हैव ड्रॉट, वी हैव
हीट्स, इन सब चीजों से कोई भी स्ट्रेस वगैरह अगर रिलीज होगा तो उन सबको टॉलरेट करने का क्षमता जो है वो इन सब के सब सीड के अंदर होनी चाहिए। नाउ देखिए, इस टोटल 17 जो वैरायटीज जो बना रहे हैं उसमें से 6 वैरायटीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ भी चुकी हैं, मतलब सिर्फ 11 वैरायटीज बची हुई हैं जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। इसमें से 6 वैरायटीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी फार्मर्स तक पहुंच चुकी है, और ये मतलब जो वैरायटीज है वो प्राइवेट कंपनीज तक पहुंच चुकी है, और ये कंपनीज वगैरह क्या है उस सीड्स को मल्टीप्लाई कर रही हैं और फिर फार्मर्स को बेच रही हैं। ये आप समझिए फर्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इस चीज को डेवलप करने की काम कर रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं यूरोपा का एक टाइप का क्लिपर स्पेसक्राफ्ट है जिसको रिसेंटली नासा लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। नासा एक क्लिपर स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है, कहां भेज रहा है उसको हम समझते हैं। देखिए, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज यूरोपा। देखिए यूरोपा क्या है, पहले आपको समझना है कि देयर इज अ प्लैनेट कॉल्ड एज जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। नाउ इस जुपिटर के आसपास में बहुत सारे मून्स वगैरह प्रेजेंट है। इट इज सीन कि जुपिटर के आसपास अराउंड 60 के से ज्यादा मून्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ देखिए, हम जानते हैं कि अर्थ के आसपास सिर्फ एक ही मून है, दैट इज मतलब उसका नाम ही मून है ऑब्वियसली, और एक सिंगल मून है अर्थ के आसपास में। बट जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि इतना लार्ज है, उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके आसपास में अराउंड 60 जो मून्स है वो उसके आसपास में फ्लाई करते हैं। उनमें से एक मून जो है दैट इज यूरोपा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर यूरोपा उनमें से एक मून है। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना है, यूरोपा इज नॉट द लार्जेस्ट मून। ठीक है, यूरोपा जो है लार्जेस्ट मून नहीं है। लार्जेस्ट मून का नाम यहाँ पर गैनीमेडा है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि जुपिटर का लार्जेस्ट मून यूरोपा नहीं है। ऑलराइट, देखिए रिसेंटली जो नासा ने यहाँ पर एक मिशन प्लान किया है जिसका नाम रखा हुआ है यूरोपा क्लिपर। देखिए यूरोपा क्लिपर एक टाइप का स्पेसक्राफ्ट होने वाला है जो कि यूरोपा जो मून है उसके आसपास भेजा जाएगा। ठीक है, एम ये है कि यूरोपा का जो भी ऑर्बिट होगा, यानी देखिए जैसे अगर यूरोपा ऐसे घूम रहा है तो उस पर्टिकुलर यूरोपा के ऑर्बिट के अंदर ये घूमना चाहिए। मतलब ये पर्टिकुलर एक ऑर्बिटर होगा जिसको हम डालेंगे और इसके ऊपर डिफरेंट चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्जैक्टली यूरोपा कैसा है और क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए जो आप ये बड़ा सा साइज देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्चुअली यूरोपा। देखिए यूरोपा एक ऐसा पोटेंशियल मून में से एक है, या फिर आप समझ सकते हैं एक ऐसे पोटेंशियल बॉडीज में से एक है जहां पर हम ऐसा मानते हैं कि यहां पर लाइफ लाइफ यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। समझ रहे, लाइफ यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। आपको मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, देखते हैं ये पर्टिकुलर जो स्पेसक्राफ्ट है ये अक्टूबर 2024 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। मतलब दिस इज येट प्लान, अभी तक इसको फाइनल नहीं किया गया है और 2024 के अंदर इसको प्लान किया जाएगा। और इसका मेन एम क्या है कि यूरोपा जो मून है जो कि जुपिटर के आसपास में रिवॉल्व करता है उस चीज को प्रॉपर्ली स्टडी करना। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो जुपिटर के आसपास जो यूरोपा है, यूरोपा के ऊपर ही कोई पहला स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। इससे पहले जुपिटर को स्टडी करने के लिए देयर वाज अ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जुपिटर को स्टडी करने के लिए गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी लॉन्च किया गया था, और ये जो गैलीलियो था वो जुपिटर के साथ साथ उसने यूरोपा को भी काफी स्टडी किया था। नाउ स्टडी करने के दौरान उसने कुछ चीजें बताई थी। फर्स्ट चीज जो उसने बताया था कि जो यहाँ पर यूरोपा है, यूरोपा का जो सर्फेस है, सर्फेस के जस्ट नीचे ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे आइस का एक टाइप का ओशन है, आइस का एक ओशन है, और ऐसा माना जा रहा है कि उस आइस के नीचे हो सकता है कि वाटर एग्जिस्ट करता हो। ना वाटर का मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर जगह पर हमें वाटर मिलता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O। H2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन इज वन ऑफ दोज ऐसे गैसेस हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। सो अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट है, अगर वहां पे आइस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और अगर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो एक टाइप का पोटेंशियल, एक टाइप का प्लेनेट की तरह बनता है, मतलब एक पोटेंशियल प्लेस की तरह बनता है जहां पर मतलब अर्थ जैसे कंडीशंस मिल सकते हैं, और हो सकता है कि वहां पर लाइफ फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो या फिर ना करती हो। इसी चीज को प्रॉपर्ली स्टडी करने के लिए इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ऑलराइट, जस्ट सी दिस पर्टिकुलर इमेज बहुत ध्यान से देखिए। बीच में आप जुपिटर देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ प्लैनेट। अब प्लैनेट के आसपास हमें पता है बहुत सारे मून्स मूव करते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया जुपिटर के आसपास में अराउंड 60 मून्स मूव करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। ऑलराइट, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट मून्स है उसको हम देखते हैं। लार्जेस्ट मून जो जुपिटर का है दैट इज कॉल्ड एज गैनीमेडा। ठीक है, गैनीमेडा जो है दैट इज द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। सेकंड नंबर पे वी हैव कैलिस्टो, देन वी हैव यूरोपा, देन वी हैव लो। ये कुछ ऐसे मून्स हैं जो कि जुपिटर के आसपास मूव करते हैं, और भी बहुत सारे मून्स हैं, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल द मून्स ऑफ जुपिटर। हमें सिर्फ वो मून्स याद रखने हैं जहां पर कोई ना कोई मिशन को सेंड किया जा रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली एंड ओनली यूरोपा। ऑलराइट, समझिए, देखिए एम हमारा ये है कि जो यूरोपा यहाँ पर जो है ना, इस यूरोपा के आसपास हमें एक ऐसा ऑर्बिटर भेजना है जो कि यूरोपा के आसपास घूमता रहे, और इसके बारे में जो भी स्टडीज वगैरह है उसको हम मतलब वो हमें बताता रहे। तो क्वेश्चन कम्स कि क्यों हम यहाँ पर कोई रोवर क्यों नहीं भेज रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोवर? रोवर एक ऐसी चीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट के ऊपर उतरती है, जैसा आपको पता होगा मार्स के ऊपर है, मून के ऊपर है, ऐसे रोवर्स बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के प्रेजेंट है जो कि वहां पर रहते हैं, वहां पर मूव करते हैं और हमें काफी सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन कम्स कि ऐसा क्यों नहीं होता है, उसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। बिकॉज देखिए जो जुपिटर का जो मैग्नेटोस्फीयर है ना
बहुत ही स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने के कारण ये सारे का सारा एरिया जो है ना उसके मैग्नेटोस्फीयर के अंदर आता है, उसके कारण कोई भी सैटेलाइट वगैरह यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। दैट इज वाई हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेनेट को आज तक जुपिटर के ऊपर भेज नहीं पाए। और सेकंड रीजन इज जुपिटर जो है पूरी तरीके से आइस मतलब पूरी तरीके से गैस का बना हुआ है। गैस का बने होने के कारण कोई भी चीज उसके ऊपर डालेंगे तो कोई लैंडिंग सरफेस नहीं है, जुपिटर के ऊपर कोई भी लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड मतलब हमारे पास नहीं है। लेकिन जो इसका यूरोपा है ना, यूरोपा इसका मतलब मून है, और इसके ऊपर एक लैंडिंग सरफेस मतलब प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रॉपर एक रॉक एंड जो रॉक पहाड़ वगैरह ये हमें प्रॉपर्ली दिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ी देर में भी देखने वाले हैं। ऑलराइट, समझते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर जो यूरोपा जो मिशन यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी लॉन्च बाय नासा। नाउ नासा के अंदर बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज हैं, उनमें से एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज एपीएल, और एक का मतलब है जेपीएल। एपीएल का फुल फॉर्म है अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी, और जेपीएल का मतलब है जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। ये दोनों ही नासा की बॉडीज हैं, और ये दोनों ही जो मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, दोनों साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च करने के बारे में सोच रही है। ऑलराइट, देखिए, ये जो मिशन है इसके अंदर टोटल 9 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आने वाले हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी के कौन से इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं। देखिए, वही सब है, एपीएल का, जेपीएल का, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का, ठीक है, कुछ साउथ वेस्ट का रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इन सब का जा रहा है, बट ये सब आपको याद नहीं रखना है। दिस इज नॉट गोइंग टू मतलब नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग्स। ऑलराइट, अब देखिए, एक तो हो गया नासा का मिशन। नासा के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज है जो कि जुपिटर के यूरोपा जो मून है उसके ऊपर मिशन लॉन्च करना चाहते हैं, बिकॉज यूरोपा जो है एक बहुत ही पोटेंशियल प्लैनेट की तरह है, मतलब एक ऐसे पोटेंशियल प्लेस की तरह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसीलिए देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जिस तरीके से इंडिया का इसरो है, जिस तरीके से यूएसए का नासा है, सिमिलरली जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने साथ में मिलकर एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च किया हुआ है। तो जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी अपना एक मिशन लॉन्च कर रहा है, इसका नाम है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। देखिए, ध्यान से देखिए, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। जुपिटर का देखिए, जुपिटर के बहुत सारे डिफरेंट मून हैं, उनमें से एक मून है यूरोपा, और वो काफी ज्यादा आईसी है। जैसे मैंने आपको बताया, आइस का बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर, तो इसलिए उसको आईसी मून कहते हैं। और आईसी मून को एक्सप्लोर करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सप्लोरर को लॉन्च करने की बात की जा रही है, जो माना जा रहा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो सकता है कि 2022 यानी कि इस साल के एंड तक भेजेगी। नाउ जस्ट रिमेंबर कि नासा ने जो प्लान किया है दैट इज गोइंग टू बी सेंट एट 2024 के अक्टूबर में भेजने वाले हैं, बट जो यूरोपियन एजेंसी वो लोग बोल रहे हैं कि 2022 के अंदर ही हम इसको लॉन्च करेंगे। लेट्स सी कि लोग लॉन्च करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ऑलराइट, देखिए समझिए, जो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यानी कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन है, इसका मेन एम ये है कि ये यूरोपा के आसपास घूमेगा, इसके अलावा फिर कैलिस्टो के आसपास भी घूमेगा, और उसके बाद फिर वापस ये मतलब गैनीमेडा के ऑर्बिट के आसपास भी घूमेगा। देखिए समझिए, 3 डिफरेंट मून्स को यहां पर ये टारगेट कर रहा है एक साथ में। अगर आप इसको समझेंगे तो जुपिटर के आसपास यहां पर डिफरेंट मून्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज यहां पर देखिए यूरोपा, सेकंड इज गैनीमेडा, थर्ड इज कैलिस्टो। नाउ जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो अपना लॉन्च करने वाला है, जो अपना मिशन लॉन्च कर रहा है, उसका मेन एम ये है, सबसे पहले वो यूरोपा के पास जाएगा, इसके आसपास घूमेगा, ठीक है, उसके बाद ये गैनीमेडा के पास जाएगा और इसके आसपास घूमेगा, उसके बाद ये कैलिस्टो के आसपास जाएगा, उसके आसपास घूमेगा। मतलब कि बेसिकली एक बार में 3 डिफरेंट मून्स को स्टडी करना चाहते हैं। बट जो नासा वाला, आपको ध्यान रखना, नासा वाला एक सिंगल चीज पे फोकस कर रहा है, दैट इज यूरोपा ओनली। नासा वाला सिर्फ एक पे फोकस कर रहा है, बट जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो एक बार में 3 मून्स को, डिफरेंट मून्स को स्टडी कर रही है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, ये आप समझ गए कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का डिफरेंट जो एम वगैरह है और जो भी प्लान है वो कैसे कैसे हैं। देखिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी उन्होंने ऑलरेडी अपना एक लॉन्च मतलब अपना एक जो मिशन है उसको अनाउंस कर रखा है, जिसका नाम है जुपिटर आईसी मून ऑर्बिटर। इस पर्टिकुलर ऑर्बिटर को लोग लॉन्च करेंगे, और बेसिकली एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि वो लोग चाहते हैं कि यूरोपा के ऑर्बिट के अंदर डाला जाए। जब यूरोपा के ऑर्बिट के अंदर रहेगा तो ऑब्वियसली वो अच्छी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर पाएगा। नाउ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देयर इज अ क्वेश्चन कि क्यों हम उसके जो सरफेस है, यूरोपा का सरफेस है, हम वहां पर क्यों कुछ लॉन्च नहीं कर रहे हैं, और सेकंड चीज, हम यूरोपा के बहुत पास क्यों नहीं जा सकते हैं। आंसर इज जुपिटर का जो मैग्नेटोस्फीयर है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको थोड़ी देर में समझाता हूं कि एग्जैक्टली जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर क्या है। बस यहां पर आप शॉर्ट में समझिए, जो जुपिटर है, जो प्लैनेट है, उसके आसपास एक टाइप की ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस होता है ना। वो चीज प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर से बहुत सारे रेडिएशन वगैरह निकलते हैं ना। ये जो रेडिएशन निकलते हैं ना, जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं यूरोपा को भी अपने एम्बिट के अंदर ले लेते हैं। उसके कारण जो भी स्पेसक्राफ्ट वहां पर जाएगा ना, उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, और हो सकता है कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो शायद उस चीज को प्रॉपर्ली मतलब संभाल ना पाए, और स्पेसक्राफ्ट यहां पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो आप मतलब ये चीज समझ गया। इसके अलावा एक चीज समझिए, इसलिए साइंटिस्ट वगैरह ने ये बोला है कि हम, जैसे मान लीजिए कि अगर ये यूरोपा है, तो यूरोपा के आसपास में इस ऑर्बिट के अंदर तो हम इसको नहीं भेज सकते, किसी भी पर्टिकुलर जो स्पेसक्राफ्ट को नहीं भेज सकते, दैट इज वेरी क्लियर। इसलिए प्लान ये किया गया कि यूरोपा अगर ये है तो इसके आसपास हम इस तरीके का ऑर्बिट भेजेंगे। तो इस तरह के भेजेंगे। देखिए, अगर ये वाला पार्ट डायरेक्टली जो जुपिटर का जो मैग्नेटोस्फीयर है उसके अंदर आता है, तो बहुत कम दिनों के लिए हम इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहेंगे, फिर हम उस पर्टिकुलर रेंज से बाहर निकल जाएंगे, ताकि हमें जो स्पेसक्राफ्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। और यूरोप जो यहाँ पे यूरोपा जो मून है उसके आसपास 44 डिफरेंट चक्कर लगाने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब 44 बार ये यूरोपा के पास से निकलेगा और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उस इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करेगा।
नाउ जस्ट सी दिस पर्टिकुलर इमेज ध्यान से। नाउ देखिए दिस इज जुपिटर इन बीच में, जुपिटर के आसपास बहुत सारे डिफरेंट इसके मून्स हैं। दिस इज गैनीमेडा, दिस इज यूरोपा, यहाँ पर दिस इज ग्लो, ठीक है, दिस इज यहाँ पर जो कैलिस्टो मून है, ये सब प्रेजेंट है। नाउ समझिए जुपिटर जो है उसके आसपास में इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, इसके अंदर देखिए हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर आयरन होता है, आयरन के होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है। जो हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जो जुपिटर है उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देखिए जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका स्फीयर बहुत लार्जर है, बिकॉज हम जानते हैं कि जुपिटर जो है बहुत लार्जर प्लैनेट है और सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके कारण आसपास का जितना एरिया है ना, उस सारे के सारे एरिया के अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्टली इफेक्ट्स है वो डायरेक्टली शो होते हैं। तो आप देख सकते हैं यूरोपा जो है, यूरोपा भी इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली अंदर आता है। दैट इज व्हाई हम कोई भी यहाँ पर सैटेलाइट वगैरह अगर लॉन्च करते हैं, जैसे कि हमने पहले गैलीलियो को लॉन्च किया था, उसके कारण मतलब उस गैलीलियो को भी इस पर्टिकुलर मैग्नेटोस्फीयर के कारण काफी ज्यादा डैमेज हुआ था और काफी ज्यादा हार्म हुआ था, और गैलीलियो जो है अपना जो प्रॉपर मिशन लाइफ है उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, बिकॉज हमें ऑब्वियसली उस टाइम इस पर्टिकुलर मैग्नेटोस्फीयर के इतने स्ट्रांग होने के बारे में मालूम नहीं था। राइट नाउ वी नो कि ये जो पर्टिकुलर मैग्नेटोस्फीयर जो यूरोप जो ये जुपिटर के आसपास में बहुत स्ट्रांग है, और ये यूरोपा नाम का जो मून है इसको भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग कि अगर हमें यूरोपा के आसपास जाना है तो हम डायरेक्टली सिर्फ इसके आसपास चक्कर ना लगाए, हम एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के अंदर जाए, ताकि हम देखिए हम कुछ दिनों के लिए बेसिकली इसके पास आएंगे, यूरोपा के पास आएंगे, और ज्यादा दिन तक हम यूरोपा से दूर रहेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली गैदर कर सके, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली स्टडी कर सके। ये इसका पर्टिकुलर चीज का मेन एम है। अब देखिए जो नासा का मिशन है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट, इसका टोटल अक्टूबर 2024 के अंदर इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है, एंड इट विल बी लॉन्च थ्रू रॉकेट कॉल्ड एज फाल्कन हेवी रॉकेट। फाल्कन हेवी आपको याद है स्पेसएक्स नाम की जो कंपनी है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसी पर्टिकुलर रॉकेट के थ्रू इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा इसको रॉकेट मतलब इस चीज को लॉन्च करने के अंदर मार्स का भी हेल्प लिया जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि हर एक पर्टिकुलर प्लैनेट का अपना अपना ग्रेविटी होता है। सिमिलरली जब हम अर्थ से इसको लॉन्च करेंगे तो इसको हम पहले मार्स के ऑर्बिट के अंदर भेजेंगे, और सिमिलरली मार्स के ऑर्बिट से हम एक टाइप का ग्रेविटी का हेल्प लेंगे। देखिए किस तरीके से हेल्प लेंगे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको बस ध्यान रखना है मार्स की ग्रेविटी से हम यहां पर हेल्प ले रहे हैं, और उसके बाद 2030 तक बेसिकली ये पर्टिकुलर जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होने वाला है नासा का, 2030 तक जाकर ये यूरोपा के आसपास में पहुंचेगा, यानी कि यूरोपा का जो ऑर्बिट है उसके अंदर पहुंचेगा, तब जाकर हमें अपनी डिफरेंट टाइप के जो भी उसकी स्टडीज वगैरह है, जो भी डेटा वगैरह है उसको देना स्टार्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली इसका इस पर्टिकुलर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। समझिए ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है, पहली बात तो ये है कि यूरोपा को एक्सप्लोर करना है। सेकंड चीज, फ्यूचर में अगर हम यूरोपा के ऊपर कोई लैंडर सेंड करना चाहें, मतलब अगर हम यूरोपा के ऊपर लैंड करना चाहें, तो एक्जैक्टली कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, उस लैंडिंग साइट को ढूंढना है। और थर्ड चीज, जैसा हमने बोला कि क्या वहां पे लाइफ प्रेजेंट है फिर नहीं है, क्या वहां पे हैबिटेबिलिटी है कि नहीं, क्या हम वहां पे रह सकते हैं फिर नहीं रह सकते हैं, इन सब चीजों को पता करना है। तो बेसिक चीज अगर आप समझेंगे कि अगर हमें वहां पे रहना है तो बेसिकली तीन चीजें चाहिए वहां पर। फर्स्ट चाहिए हमें लिक्विड वाटर, सेकंड चाहिए हमें वहां पे एनर्जी, एंड थर्ड चाहिए वहां पे केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री का सीधा सा मतलब यहाँ पे बहुत सारे गैसेस वगैरह से है, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब। तो पॉइंट इज अगर ये तीनों चीजें हमें यहाँ पर मिलती है तो बाकी चीजें हम वहां पर आर्टिफिशियली बना सकते हैं। दीज थ्री थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ। इसलिए जब ये यूरोपा जा रहा है तो बेसिकली सबसे पहले जाकर ये ओशन को स्टडी करेगा। सेकंड चीज, जो आसपास वहां पर आइस को मतलब बोला जा रहा है कि आइस का एक पूरा का पूरा सब सर्फेस है, उस पर्टिकुलर आइस को प्रॉपर्ली स्टडी करेगा, और उसके बाद पता लगाएगा कि क्या सच में आइस के नीचे वाटर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो हैबिटेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जो उस पर्टिकुलर जो ओशन है, उस ओशन का सरफेस के साथ किस तरीके का एक्सचेंज होता है, वो सब चीजों को भी प्रॉपर्ली स्टडी करेगा। बेसिकली काफी डिटेल के अंदर इन सब चीजों को स्टडी करने वाला है। सिमिलरली ओशन के आसपास में अगर वहां पे सच में ओशन प्रेजेंट है तो उसका कंपोजिशन क्या है, किस टाइप की गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट है, और उसका केमिस्ट्री कैसा है, किस तरीके से गैसेस का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन सब चीजों को भी ये प्रॉपर्ली स्टडी करेगा। सिमिलरली उस पर्टिकुलर यानी कि यूरोपा का सरफेस का फीचर क्या क्या है, मतलब कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे करंट्स आते हैं, रिसेंट एक्टिविटीज मतलब क्या क्या हुई है, कहां पे ऐसे वोल्केनोज वगैरह प्रेजेंट है, एवरी सिंगल थिंग जो कि हैबिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, हर एक चीज को प्रॉपर्ली स्टडी करने की कोशिश करेगा ये यूरोपा क्लिपर एयरक्राफ्ट, जस्ट सॉरी स्पेसक्राफ्ट। आपको ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर जो स्पेसक्राफ्ट है यानी कि यूरोपा क्लिपर जो है वो यहाँ पे नासा जो है उसको लॉन्च कर रहा है 2024 तक। ठीक है, दिस वाज गोइंग टू बी दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा सेकंड न्यूज। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं सोलर ट्री के बारे में। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं कि एक्जैक्टली क्या है। देखिए सोलर ट्री का बेसिकली मतलब है कि एक ट्री का शेप देना है और उसके आसपास में जो ट्री में है उसके पत्ते के ऊपर यहाँ पर सोलर पैनल्स लगा देना है, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए आपको समझ आ जाएगा। देखिए अगर आप इस इमेज को यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पर समझ आएगा। देखिए यहाँ पर एक बेसिकली स्टेम बनाया हुआ है और दिस एंटायर थिंग इज आर्टिफिशियल फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस इज नॉट कोई ओरिजिनल ट्री। सोलर ट्री के अंदर कोई भी ओरिजिनल ट्री नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है पूरी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके ऊपर एक सोलर पैनल बनाया गया है। ठीक है, अब इस सोलर पैनल को देखिए दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला चीज, इस सोलर पैनल को आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर भी सकते हैं और चाहे तो यूज नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप यूज करेंगे तो इससे आप क्या होगा, मतलब हल्की फुल्की आप इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं कर पाते हैं तो बेसिकली आप इसको एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कर रहे हैं। देखिए ये सब देखिए चीजें ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली पब्लिक की नजरों में आती है। ठीक है, देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो इस पूरी की पूरी इमेज में अगर आपकी सबसे ज्यादा पहले कहीं नजर जाएगी दैट विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर ट्री।
तो आप समझेंगे ये बहुत ही आई कैचिंग होता है, आई कैची है। तो क्या होगा, इससे लोगों की नजर इस पे पड़ेगी तो लोगों को समझ आएगा कि एक्जैक्टली सोलर ट्री क्या होता है। और साथ ही साथ आप हर एक के आसपास में यहाँ पर वायर्स वगैरह लगा सकते हैं और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट नॉर्मल केसेस में अगर आप इसको सिर्फ अवेयरनेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो आसपास में आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस चीज को सिर्फ एक शो पीस की तरह रख सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं, एक सोलर ट्री यहाँ पर दोनों काम कर सकता है। पहली चीज यहाँ पे काम कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर सकता है, और सेकंड चीज सिर्फ ये अवेयरनेस का काम कर सकता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का काम करेगा। दोनों ही काम इसके अंदर हो सकता है। तो जैसा हमने देखा, एक बेसिकली ट्री की ट्रंक की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके ऊपर कुछ लीव टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसके ऊपर सोलर ट्रीज वगैरह लगाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इट मे बी फंक्शनल, मतलब फंक्शनल हो भी सकता है, यानी कि एक टाइप का पावर जनरेटर भी हो सकता है, बेसिकली पावर को जनरेट कर सकता है, एक सोलर आर्टवर्क की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सोलर ट्री का मेन पर्पस जो है, पर्पस ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कहीं पर भी सोलर प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं तो उसका आर्किटेक्चर को थोड़ा सा बेटर करना, उसको ब्यूटीफाई करना, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा सा अपीलिंग बनाना, ताकि लोग उसको देखो तो लोगों के डायरेक्टली आई कैची आए, लोगों को समझ आए कि एग्जैक्टली क्या है या फिर किस तरीके से ये काम करता है। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे सोलर ट्रीज वगैरह लगाने की बात की जा रही है पूरे के पूरे पब्लिक प्लेसेस के अंदर, बहुत सारे कमर्शियल प्लेसेस के अंदर, ताकि ये जो सोलर टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, देखिए हम जानते हैं कि इंडिया जो है उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया था। तो इंडिया ने इसको एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सोलर अलायंस को इंक्रीज करेंगे, मतलब सोलर एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज को विजिबिलिटी देने के लिए, विजिबिलिटी मतलब लोगों की नजरों में आने के लिए, ये सोलर ट्री का एक आई कैची सा फिनोमेना स्टार्ट किया गया है। मतलब देखिए, देखते ही समझ आता है कि हाँ ठीक है, कुछ तो है यहाँ पर जो कि अलग है, और जब देखते हैं तो मालूम चलता है कि सोलर ट्री है, तो ऑब्वियसली उससे जो अवेयरनेस वगैरह काफी ज्यादा फैलेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखिए इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग फैलेगी, अवेयरनेस फैलेगी, और आसपास में लोगों को पता चलेगा कि उनके पास रेन्यूएबल एनर्जी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, उसको भी वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। बेसिकली मालूम चलेगा तभी तो कोई भी कुछ कर सकता है, राइट। सिमिलरली देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी यूज ना करो, ये नॉर्मली यूज नहीं भी होगा तो दैट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए है। ठीक है, अवेयरनेस के लिए इसको मतलब यूज किया जा रहा है, और इसके आसपास में कुछ रूफ टॉप सोलर सिस्टम वगैरह बना सकते हैं, जिसके थ्रू आप एनर्जी को प्रोड्यूस मतलब कर भी सकते हैं। ऑलराइट, देखिए समझते हैं, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर घर है, जैसे सपोज कि दिस इज अ घर, ठीक है, उस घर के अंदर आपने क्या किया, सोलर जो रूफ टॉप है उसके ऊपर आपने डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल्स वगैरह लगाए हुए हैं। अब इस सोलर पैनल के थ्रू क्या हो रहा है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो, और नीचे बैटरी आपने लगा रखी है घर के अंदर, उस बैटरी के अंदर आप सारे इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर जमा कर रहे हो। ठीक है, ऑलराइट, ये आप समझ गए। सिमिलरली अपने घर के आसपास में एक यहाँ पर एक टाइप का सोलर ट्री बना रखा है, जिसके ऊपर आपने डिफरेंट सोलर प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, सोलर जो भी प्लांट्स वगैरह वो सब लगा रखे हैं, और इससे भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे सपोज आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, और इसके नीचे भी आपने एक बैटरी लगा रखी है, उस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर आप अपनी सारी जो आपका आसपास का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर कर रहे हो। नाउ अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पर्सन जिसने रूफटॉप सोलर प्लांट्स मतलब लगवा रखा है ना, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर सकता है ये पर्टिकुलर सोलर ट्री, मतलब उसको और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। सिमिलरली सोलर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में भी मतलब ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल सी चीजें। इसके अलावा ये एक ऐसा मीटिंग स्पॉट की तरह काम कर सकता है। समझिए, शॉर्ट में समझिए, मान लीजिए कि आसपास सबके सब सिर्फ ट्रीज हैं, एक बीच में सोलर ट्री है, तो ऑब्वियसली होता है ना एक अलग सा दिखता है, तो एक अलग सा दिखता है तो एक मीटिंग स्पॉट बन सकता है कि ठीक है, और किसी को मिलना है तो वहां पर जाकर मिल सकता है। बेसिकली एक टाइप का एक ऐसा प्लेस की तरह हो सकता है, मतलब एक ऐसा प्लेस की तरह हो सकता है जिसको सब जानते होंगे। सिमिलरली एक शेड प्रोवाइड कर सकता है। वेट, लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए इस इमेज को ध्यान से देखिए, इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर देखिए फर्स्ट इमेज को देखिए तो आप देख सकते हैं एक पार्क के अंदर इसको बनाया गया जो काफी ज्यादा आई कैची है। लोग आएंगे, इसको देखेंगे, लोगों को समझ आएगा ठीक है सोलर एनर्जी क्या होता है, लोग अपने अपने घरों के अंदर भी सोलर एनर्जी लगाएंगे, राइट। ये एम है इस चीज का। सिमिलरली देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसके पास में एक बैटरी लगाई गई, राइट। ये जो बैटरी, ये देखिए छोटी सी बैटरी लगाई गई, इस बैटरी के अंदर क्या होगा, इस पर्टिकुलर सोलर एनर्जी को मतलब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज करके इस पर्टिकुलर बैटरी के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए इसी पर्टिकुलर इस टाइप का सोलर ट्री बनाया गया है। सोलर ट्री के आसपास में बहुत सारे बल्ब लगाए गए हैं। जो बल्ब है अगर आप देखेंगे इसको तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर सोलर ट्री के थ्रू आप दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप रात में ये बल्ब को मतलब वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो एक साथ में दो काम भी हो सकता है। यहाँ पर अवेयरनेस भी फैल रहा है और साथ ही साथ जो रात की जो स्ट्रीट लाइटिंग का काम है वो भी कर रहा है। नाउ क्वेश्चन कम से यहाँ पर जो सोलर ट्रीज वगैरह है उसका इंडिया के अंदर कैसे काम हो सकता है। देखिए रिसेंटली एक वेबिनार हुआ था जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे। द वेबिनार वाज ऑन द टॉपिक ऑफ एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर हमें सस्टेनेबली ग्रो करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी एनर्जी चाहिए, उसके अंदर जो एक एनर्जी है दैट इज सोलर एनर्जी। तो देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला है कि रेन्यूएबल एनर्जी को इंडिया के अंदर डेवलप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोलर एनर्जी को डेवलप करना। इसलिए हमने बोला गया है, और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला कि हर एक पर्सन को इंडिविजुअली अपना खुद का सोलर ट्री बनाना चाहिए। मतलब हर एक पर्सन अपना सोलर ट्री बनाए ताकि उसको एटलीस्ट 15% इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने में हेल्प कर सकता है। समझ रहे हैं आप इसको। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे 15% का नंबर दिया है, बोला कि अगर आप हर एक पर्सन अपना अपना सोलर ट्री बनाएगा तो उसके जो भी इसका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल वगैरह आ रहा है उसमें से 15% का जो बिल है वो वहां पर रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इंडिया का जो एनर्जी डिमांड्स है वो आगे जाकर और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अगर फास्ट ग्रो कर रहा है तो साथ ही साथ इंडिया की जो एनर्जी डिमांड्स वो भी ग्रो कर रही है, और इसी एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब चीजों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सिमिलरली बोला गया कि हर एक हाउसहोल्ड
जो है अपने अपने घरों के बाहर एक सोलर ट्री बना सकते हैं, जिसके थ्रू उनको इलेक्ट्रिसिटी को बचाने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सिमिलरली ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा आर्किटेक्ट, कोई भी ऐसा बिल्डर जो कोई भी बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, उनको भी इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के आसपास में कोई सोलर ट्री वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, उसके आसपास में बहुत सारे सोलर रूफ टॉप पैनल्स बना सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने में काफी हेल्प मिलेगा। मतलब आसपास के जो लोग हैं उनका जो बिजली का बिल है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये सब प्लान्स लिए गए। सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट कि क्या सोलर कोई ट्री इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। यस, 2016 के अंदर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है। वहां पर सीएसआईआर का एक बॉडी है। सीएसआईआर आपको पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इंडिया का एक बॉडी है। सीएसआईआर जो है उसके अंदर एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ ये जो इंस्टीट्यूट है उसने दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक ऐसा सोलर ट्री बनाया था जो कि वर्ल्ड का, ध्यान रखना आपको, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री है। आपको ध्यान रखना है। लेट मी शो यू पर्टिकुलर ये है कहां पे। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये दुर्गापुर के अंदर प्रेजेंट है और ये वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली। और ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, द लार्जेस्ट सोलर ट्री प्रेजेंट है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का द लार्जेस्ट सोलर ट्री कहां प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन दुर्गापुर, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, एम क्या है? एम ये है कि पहली बात तो अवेयरनेस फैलाना है और सेकंड चीज इसके आसपास में जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होगी उसको यूज करके आसपास के एरिया की इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 2x2 के स्क्वायर फीट के ऊपर इसको बनाया गया है, बट साथ ही साथ इसका एम, मतलब इसके पास ये भी कैपेबिलिटी है कि एक बार में ये 3 से 7 किलोवाट आवर का ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये था हमारा थर्ड टॉपिक सोलर ट्री के बारे में। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं मेघालय के बारे में। मेघालय ने रिसेंटली सीबीआई को जो यहाँ पर कंसेंट प्रोवाइड किया था उस चीज को रिसेंटली विड्रॉ कर लिया। देखिए, इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको बेसिक वर्ड्स में समझाता हूं कि एग्जैक्टली है क्या, जो फंडा है वो क्या है। देखिए, फंडा ये है कि जो सीबीआई है, सीबीआई पहली बात तो कोई नेशनल बॉडी नहीं है। मतलब जिस टाइम इसको बनाया गया था कोई नेशनल बॉडी नहीं थी। इसको बनाया गया था अंडर एक्ट कॉल्ड DESPE एक्ट 1946। इसका मतलब क्या है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो अगर आप नाम देखेंगे तो सिर्फ दिल्ली के लिए बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली और आसपास के एरिया के लिए इसको बनाया गया था, पूरे के पूरे इंडिया के लिए इसको नहीं बनाया गया था। व्हाट हैपेंड वाज 1950 के अंदर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है तो ये डिसाइड किया जाता है कि जो ये DSP एक्ट है उसके थ्रू एक न्यू बॉडी बनाई जाए जिसका नाम रखे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और ये सेंट्रल के लिए काम करेगा और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर या फिर डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर कोई भी अगर किसी टाइप का करप्शन का मामला होगा, किसी भी टाइप का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा जिस चीज को नॉर्मल पुलिस मतलब जो भी पुलिस वगैरह है वो उसको पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगी, तो वो हम सीबीआई के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स वगैरह सीबीआई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तो क्या किया गया, ये डिसाइड किया गया कि DSP एक्ट के अंदर ही हम सीबीआई को कुछ एडिशनल पावर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो डिफरेंट स्टेट्स में जाकर के अलग अलग स्टेट से परमिशन लेंगे और उस पर्टिकुलर स्टेट से परमिशन लेने के बाद जो भी काम वगैरह है वो काम कर सकते हैं। नाउ देखिए, समझिए, इस पर्टिकुलर अगर आप सीबीआई की बात करेंगे, इसको सारा का सारा पावर सिर्फ दिल्ली के अंदर मिला हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसके पास पावर सिर्फ दिल्ली के लिए है। इसका मतलब क्या है, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स के अंदर अगर इसको काम करना है तो इट हैज टू फर्स्ट टेक द परमिशन, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ नॉर्मल केसेस में क्या होता है, कोई भी स्टेट वगैरह होता है वो बहुत ही इजीली परमिशन दे देता है। ठीक है, उसे कहते हैं जनरल कंसेंट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कहते हैं जनरल कंसेंट का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट ने इजीली परमिशन दे दिया कि ठीक है आप आके हमारे स्टेट के अंदर कोई भी चीज अगर आप इंक्वायरी करना चाहो तो आके मतलब किया जा सकता है, इसमें हमारी तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि कुछ स्टेट्स यहाँ पर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जनरल कंसेंट को नहीं देते। अगर वो जनरल कंसेंट नहीं देते हैं तो क्या होता है, सीबीआई को हर एक केस से पहले उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना होता है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगा तभी वो जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, नहीं तो इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। ये हो गई कुछ बेसिक सी चीजें। तो रिसेंटली न्यूज ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेघालय के स्टेट है जिन्होंने अपने जो कंसेंट दिया हुआ था पहले उसको विड्रॉ कर लिया, मतलब छीन लिया। मतलब सीबीआई को अब मेघालय के अंदर किसी पर्टिकुलर केस से पहले जाकर के पहले परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद ही मेघालय जाकर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई भी केस को प्रॉपर्ली फाइल कर सकता है या फिर उसको इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नाउ जस्ट रिमेंबर कि मेघालय अभी 9वां स्टेट ऐसा बन गया, 9th स्टेट बन गया हमारे इंडिया के अंदर जिन्होंने अपना सीबीआई को जो जनरल कंसेंट दिया हुआ था उसको विड्रॉ कर लिया, उसको छीन लिया। तो जैसा मैंने आपको बताया, सीबीआई को जो रूल करता है यानी कि जिस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर काम करती है दैट इज कॉल्ड DSP एक्ट 1946 यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसके थ्रू उसको पावर सिर्फ दिल्ली के अंदर थी, बट ये धीरे धीरे इसको मतलब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर फैला दिया गया और बोला गया कि हर एक स्टेट से परमिशन लेने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बेसिकली DSP एक्ट के थ्रू इसके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी होता है कि किसी बड़ी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मतलब किसी भी स्टेट के लिए अगर अंदर उसको काम करना है तो पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो जाकर वहां पे काम कर सकता है। नॉर्मल केसेस में स्टेट्स वो परमिशन दे देते हैं, बट कुछ कुछ केसेस में क्या होता है वो स्टेट्स जो है परमिशन छीन लेते हैं और अगर वो देखिए अगर तो परमिशन देते मतलब दे देते हैं दैट थिंग इज कॉल्ड एज जनरल कंसेंट। उसे सिंपली कंसेंट बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि स्टेट ने इजीली परमिशन दे दिया है, तो क्या होगा इजीली वो मतलब पर्टिकुलर सीबीआई जो है वो जाकर के उस पर्टिकुलर स्टेट में किसी भी टाइप का करप्शन का कोई भी केस होगा या फिर कोई भी और दूसरा केस होगा जिसके अंदर उसको बुलाया जाएगा तो वो जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ना तो क्वेश्चन कम्स कि अगर वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट वो परमिशन नहीं देता है तो क्या होगा, हर एक केस में मतलब एवरी सिंगल केस में जो सीबीआई है उसको जाकर के पहले उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाकर वो काम कर सकता है। अगर उस स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देने से मना कर देगी तो वो सीबीआई जो है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम नहीं कर सकता है। ठीक है,
है, तो आप एक चीज समझ गया। तो रिसेंटली मेघालय के जो मतलब मेघालय ने जो छीन लिया इस चीज को, इसका मतलब क्या है, मेघालय ने छीन लिया, इसका सीधा सा मतलब ये है सीबीआई अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई भी न्यू केस मेघालय के अंदर फाइल नहीं कर पाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, कोई भी ऐसा मतलब केस जिसके अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इशू आता है या फिर कोई भी प्राइवेट पर्सन का इशू आता है, उस चीज को मेघालय के अंदर फाइल नहीं कर पाएगी जब तक कि वो हर एक केस के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेगी। तो देखिए समझिए, परमिशन विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि मेघालय ने बोल दिया कि सीबीआई हमारे स्टेट के अंदर काम नहीं कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में ये बोला गया है कि हमारी परमिशन के बिना आप काम नहीं कर सकती है। मतलब अब जब भी आपको करना होगा तो पहले आप हमसे परमिशन लीजिएगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज आप समझिए। नाउ एक चीज इसके अंदर आपको और समझना है, जब जो ये डीएसपी एक्ट है ना, इसके अंदर एक चीज और मेंशन है, बोला गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट आपको कंसेंट देने से मना कर दे तो इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर स्टेट ने सीबीआई को कंसेंट नहीं दी हुई है और उसके बावजूद अगर सीबीआई ऑफिसर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो उनके सारी की सारी पावर्स उसी टाइम खत्म हो जाएगी। मतलब कि सीबीआई ऑफिसर्स अभी राइट नाउ अगर मेघालय के अंदर एंटर करेंगे तो उनके पास कोई भी पावर नहीं रहेगी। बेसिकली वो सिंपल एक नॉर्मल पुलिस ऑफिशियल की तरह काम कर सकते हैं, बट वो सीबीआई की तरह काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, अगर उनको अपनी सारी की सारी पावर्स वापस चाहिए तो उनको उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से सारी की सारी जो परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन मिलती है उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। दिस इज इजी वन। नाउ here comes the catch. This is a very very important judgment जो कि हमारे इंडियन जुडिशरी की तरफ से आया था। नाउ कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस चीज को बोला कि देखिए, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। अगर सीबीआई को काम करने के लिए हर एक स्टेट से परमिशन लेने का पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो मतलब जो भी चीजें को जो एक्सपोज करना चाहते हैं वो एक्सपोज नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए बोला गया है कि देखिए समझिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर ऐसा पर्सन जो कि सेंट्रल एजेंसी का है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, अगर वो राइट नाउ मेघालय के अंदर काम कर रहा है, मतलब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, अगर वो राइट नाउ मेघालय के अंदर काम कर रहा है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि मेघालय ने अपना जनरल कंसेंट छीन लिया है, वापस मतलब विड्रॉ कर लिया है, इसके बावजूद सीबीआई के पास ये पावर होगी कि इस पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे के अंदर वो के अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है और उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। बट कलकत्ता हाईकोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि अगर कोई मणिपुर का ही कोई लोकल पर्सन है, यानी कोई स्टेट मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, तो उसके अगेंस्ट अब सीबीआई काम नहीं कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में फिर समझिए, सीबीआई को ये बोला गया कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा कि अगर आपसे किसी पर्टिकुलर स्टेट का परमिशन छीन लिया जाता है, मतलब अगर आपको जनरल कंसेंट नहीं दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के मतलब एजेंट के अंदर अगेंस्ट काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट किसी स्टेट गवर्नमेंट की एजेंट के अंदर अगर आप काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। समझ गया, ये सिंपल सी बात। ऑलराइट, देखिए आगे। तो इसके अलावा जो बोला गया था विड्रॉल ऑफ द परमिशन, ये सिर्फ उसी सर्कमस्टांसेस में काम करेगा जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। मतलब कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है तो आप वहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, बट अगर किसी भी टाइप के सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एजेंट्स हैं तो उसके अगेंस्ट आप यहां पर इन्वेस्टिगेशन तब भी कर सकते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, फिर जो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स वगैरह है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर्टिकुलर रूलिंग को चैलेंज कर दिया और अभी भी चैलेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो राइट नाउ उसके ऊपर फाइनल कोई डिसीजन नहीं आया है। नाउ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेघालय जो है 9th स्टेट है, तो अगर मेघालय 9th स्टेट है इसका मतलब क्या, इससे पहले भी टोटल 8 स्टेट्स होने वाले हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना कंसेंट विड्रॉ किया हुआ है? फर्स्ट इज पंजाब, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज वेस्ट बंगाल, फोर्थ इज राजस्थान, फिफ्थ इज यहाँ पर छत्तीसगढ़, सिक्स्थ इज झारखंड, सेवंथ इज मिजोरम एंड एट्थ इज यहाँ पर केरला। ठीक है, वेस्ट बंगाल का केस आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, ठीक है, लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल ने भी छीन लिया था। ऑलराइट, तो 8 स्टेट्स ये हो गए, 9th स्टेट इज मेघालय। जस्ट रिमेंबर कि जो पहला स्टेट था जिन्होंने कंसेंट को विड्रॉ किया था दैट वाज इन 2015, दैट वाज मिजोरम। मिजोरम सबसे पहला स्टेट बना था जिन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट डिफरेंट स्टेट्स ने इसको विड्रॉ करना स्टार्ट किया। जस्ट रिमेंबर मिजोरम वाज द फर्स्ट वन एंड लेटेस्ट वन कौन सा है, दैट इज मेघालय। ऑलराइट, ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये आप समझ गए। देखिए, इन सब चीजों को आपको डायरेक्टली रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बट इसके बावजूद आपको पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो कि सीबीआई के अंदर मतलब सीबीआई के पास जिस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एंटर करके इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है। ऑलराइट, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कि क्या इन स्टेट्स के अंदर सीबीआई के पास कोई भी पावर है या फिर नहीं। समझिए, जो कलकत्ता का हाईकोर्ट ऑर्डर है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ लूपहोल्स वो करता है, प्रोवाइड करता है। उस पर्टिकुलर लूपहोल के कारण सीबीआई अभी भी इन स्टेट्स के अंदर काम करती है। बट आपको एक चीज समझना है, यहाँ पर 2 ऐसे डिफरेंट केसेस है जहां पर सीबीआई अभी भी काम कर सकती है। पहली बात तो जस्ट सपोज, देखिए मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट देता हूं। जस्ट सपोज कि आज जैसे 5th ऑफ मार्च है, ठीक है, आज 5th ऑफ मार्च है, तो जस्ट सपोज कि जो यहाँ पर मेघालय है उन्होंने 5 मार्च 2022 को ये पर्टिकुलर जो कंसेंट है उसको विड्रॉ कर लिया, मतलब आज ही इसको विड्रॉ किया। अब देखिए, अगर 5 मार्च 2022 को कंसेंट विड्रॉ किया है तो 5 मार्च 2022 से पहले, यानी कि जस्ट सपोज कि 1 मार्च 2022 को अगर कोई भी केस सीबीआई ने ऑलरेडी फाइल कर लिया होगा ना, तो वो उस पर्टिकुलर केस को अभी भी परस्यू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ गए, मतलब जिस दिन वो कंसेंट को छीना गया है, विड्रॉ किया गया है, उससे पहले अगर कोई पर्टिकुलर केस ऑलरेडी फाइल किया गया है सीबीआई के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, तो उस पर्टिकुलर केस को अभी भी सीबीआई परस्यू कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। एंड सेकंड चीज ये है कि देखिए,
कोई भी ऐसा केस जो कि हमारे कंट्री के किसी और पार्ट के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज बिहार, ठीक है, तो बिहार है, तो अगर बिहार के अंदर कोई भी सीबीआई का केस इन्वॉल्व है और उस पर्टिकुलर बिहार के सीबीआई के केस के अंदर अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि मेघालय के अंदर बैठा हुआ है अभी, तो उसके अगेंस्ट भी सीबीआई काम कर सकती है। इन दोनों ही केस में जनरल कंसेंट का विड्रॉ किया गया है वो डायरेक्टली काम नहीं करता है। तो आप समझ गए ये दोनों केसेस। फर्स्ट केसेस कि जहां पर जिस दिन विड्रॉ किया गया है कंसेंट उससे पहले अगर कोई केस फाइल्ड है तो उसको अभी भी जो सीबीआई है वो जांच कर सकती है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और सिमिलरली अगर किसी दूसरे स्टेट के अंदर कोई भी अगर पर्सन यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर मतलब अगर किसी दूसरे स्टेट के अंदर वो केस फाइल किया गया है और उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड पर्सन किसी ऐसे स्टेट के अंदर जहां पर कंसेंट प्रोवाइडेड नहीं है, तो वहां पर भी सीबीआई डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये हमारा हो गया आज का सीबीआई का जितना भी इन्फॉर्मेशन चीज थी उनको हमने काफी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए। आज एक कुछ क्वेश्चन है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ रेजिस्टेंट क्रॉप्स। टेक्नोलॉजी का नाम बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हिच मिशन इज प्लान्ड बाय नासा टू यूरोपा मून जो है। थर्ड इज व्हिच मिशन इज प्लान्ड बाय ईएसए यानी कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी उनका कौन सा मिशन है। फोर्थ इज वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री लोकेटेड, कहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सीबीआई इट वर्क्स अंडर द मैंडेट ऑफ व्हिच स्टैट्यूटरी एक्ट, किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ये काम करती है। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज कि व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली विथड्रॉ इट्स कंसेंट टू सीबीआई, रिसेंटली विथड्रॉ करने वाली कौन सी स्टेट है। कल के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि किलोनोवा क्या होता है। देखिए किलोनोवा का सीधा सा मतलब है जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं, मर्ज करते हैं, तो उसके कारण जो चीजें प्रोड्यूस होती है दैट थिंग इज कॉल्ड एज किलोनोवा, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या जो कोविड वायरस जो ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्या वो सेम होता है। नो, दे आर नॉट सेम, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट है। तो एनिमल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर देखा गया है 76 म्यूटेशंस ज्यादा है एज कंपेयर टू जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट था। ऑलराइट, थर्ड चीज निहवान बेसिन जो है वो किस चीज के लिए फेमस है। तो फर्स्ट चीज निहवान बेसिन कहां प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट इन चाइना। और सेकंड चीज ये क्यों फेमस है, ये फेमस इसलिए बिकॉज यहाँ पर स्टोन एज का रिसेंटली एक टाइप का कल्चर मिला है जो कि ऑलमोस्ट 40,000 ईयर्स पुराना है। ऑलराइट, कौन सी ऐसी इंडियन बॉडी है जो कि रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के। तो हमारी जो इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की अथॉरिटी जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर प्रेजेंट है वो यहाँ पर इस चीज की रिप्रेजेंटेटिव है। नेक्स्ट इज व्हाट डज बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंसेस टॉक अबाउट। तो ये बात किसी बारे में करते हैं। देखिए पहली बात तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी 3 कंट्री थे जिसको बुडापेस्ट के अंदर रखा गया है। दे आर बेलारूस, ठीक है, सेकंड इज यूक्रेन, थर्ड इज काजाकिस्तान। इन तीनों को बोला गया है कि इन तीनों को जो नॉन न्यूक्लियर स्टेटस प्रोवाइड करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि उनको बदले में हम एनपीटी प्रोवाइड करेंगे, बट उससे पहले अपना न्यूक्लियर का स्टेटस छोड़ दीजिए। तो इसी चीज के ऊपर जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है वो साइन किया गया था। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन और आज के रिवीजन। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।